सो वंस अगेन वेलकम माय स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने चेक किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड कितना जनरेट होता है। और फिर हमने लास्ट में जो चेक किया, लास्ट वीडियो में, वो ये चेक किया कि एक डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना लगता है। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और अगर वो डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। यहाँ तक हम डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आज आपको डाइपोल पर एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ। वो है टॉर्क ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था फोर्स ऑन द डाइपोल, यानी डाइपोल पे फोर्स कितना लगता है। आज हम पढ़ेंगे डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है कि अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। आ गई बात समझ में? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। तो देखो, मैंने मान लिया कि ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट में है। तो लो भाई, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया ई है, ठीक है। और इसमें मान लो कोई डाइपोल रखा है, तो मान लो कोई डाइपोल रखा है। डाइपोल का मतलब दो चार्ज होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। तो मैंने मान लिया कि एक चार्ज तो माइनस क्यों है, एक चार्ज प्लस क्यों है। इनके जो बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया स्मॉल डी है, ठीक है। और इसका तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। यानी डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। और मैंने ये मान लिया कि ये जो डाइपोल है इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उनके बीच का जो एंगल है वो मान लो थीटा है। यानी डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा है। अच्छा, जब भी मुझे ये बोला जाएगा कि एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। आगे बात समझ में? तो ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन है कि एक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा है। हमको इसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसमें कितना टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले बात करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। और वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई। बात करें इस चार्ज पे फोर्स की, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। चार्ज ये क्यू है, तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा। बट चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन्स फोर्स लगेगा यहाँ पे लेफ्ट में क्यू ई। तो इस पूरे डाइपोल में एक फोर्स लग रहा है क्यू ई राइट में, एक फोर्स लग रहा है क्यू ई लेफ्ट में। तो नेट फोर्स तो कितना हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स तो हमने वैसे भी लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे जो फोर्स लगता है वो जीरो लगता है। बट हमको इस वीडियो में टॉर्क की बात करनी है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो फोर्स तो आ गया जीरो, बट टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। टॉर्क जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। और ये वाला जो फोर्स है ये भी डाइपोल को क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा ना ये वाला भी। तो इसमें भी जो टॉर्क आएगा वो आपका कहाँ पे आने वाला है, अंदर ही आने वाला है। यानी दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा आपका वो अंदर ही आने वाला है। तो यानी कि टॉर्क की वैल्यू जीरो तो नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। बात करते हैं टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होगा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट से घूमेगा, सीधी सी बात है, ये मिड पॉइंट से घूमेगा, ये यहाँ से घूमेगा, ऐसे जो भी आपका ये डाइपोल है वो ऐसे घूमेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर टॉर्क की बात करूँ तो इस वाले फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो तो कितना आएगा, तो ऊपर वाले फोर्स का जो टॉर्क आएगा, नहीं टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये पूरी जो डिस्टेंस है वो डी है, तो ये आधी डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी d/2। तो d/2 का जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा ये वाला, तो ये लेंथ है d/2। तो d/2 का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा d/2 साइन थीटा। यानी जो टॉर्क आएगा वो आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी F इंटू आर परपेंडिकुलर, तो वो जाएगा क्यू ई इंटू d/2 साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया मैंने। तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो है वो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2। तो d/2 का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा d/2 साइन थीटा। यानी जो टॉर्क आएगा वो आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी क्यू ई इंटू d/2 साइन थीटा। बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है, तो अगर ऐसे घुमा रहे तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, यानी मैं लगा देता हूँ क्रॉस।
बात करें इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क जो आएगा वो भी आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो वही है क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी कौन सी होगी, देखो ये है फोर्स की लाइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वही मेरा आर परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगी बीच वाली, तो ये d/2 का जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा यहाँ पे भी, वो भी कितना बचेगा, d/2 साइन थीटा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, यहीं से घूम रहा है डाइपोल, पूरी डिस्टेंस d है, तो ये आधी डिस्टेंस हो जाएगी d/2, तो d/2 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो आएगा d/2 साइन थीटा। तो यानी कि इसका जो टॉर्क आएगा, यानी माइनस क्यू चार्ज का जो टॉर्क आएगा वो भी आएगा F इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी फोर्स तो हो जाएगा क्यू ई इंटू आर परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा d/2 साइन थीटा। आगे बात समझ में। बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो ये इसका टॉर्क जो है वो ये भी ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, टॉर्क इसका अंदर ही आएगा। अरे बात समझ, टॉर्क अंदर ही आएगा, तो मैं डायरेक्शन को क्रॉस लगा रहा हूँ। तो दोनों की वजह से मैंने टॉर्क निकाल लिया है, दोनों फोर्स की वजह से, दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क की डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूँ तो दोनों का जो टॉर्क है वो ऐड हो जाएगा। तो जब क्यू ई d/2 साइन थीटा प्लस क्यू ई d/2 साइन थीटा, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई डी साइन थीटा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम है, तो जब दोनों के टॉर्क को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ क्यू इंटू ई की, डी की, तो क्यू इंटू डी क्या होता है, तो Q इंटू डी यानी चार्ज इंटू उनके बीच का सेपरेशन, ये होता है डाइपोल मोमेंट, तो उसको मैं इंडिकेट कर दूंगा P से, तो ये आ जाएगा P ई साइन थीटा। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जो टॉर्क का जो नेट वेक्टर फॉर्म आएगा वो आ जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो नेट टॉर्क की जो आएगा आपका वो आ जाएगा P क्रॉस E। कोई बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने P क्रॉस E क्यों लिखा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा, आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे जो मेरी टॉर्क की डायरेक्शन आ रही थी वो अंदर की तरफ आ रही थी, तो ये जो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है वो P क्रॉस E लेने से ही आएगी, क्योंकि P की डायरेक्शन कहाँ पे है, P जो है वो इस तरफ है। आ रही बात समझ, P जो है वो तो इस तरफ है ना आपका, देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है। तो बताओ आप, अगर मैं E क्रॉस P करूंगा तो टॉर्क बाहर की तरफ आ जाएगा, जबकि मेरा टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं इसको P क्रॉस E की जगह E क्रॉस P लिखूंगा तो डायरेक्शन मेरी उल्टी हो जाएगी, जबकि अगर मैं P क्रॉस E लिखूंगा तो P क्रॉस E लिखने से मेरा जो टॉर्क आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो P क्रॉस E लिखने से तो टॉर्क अंदर आ रहा है, जबकि E क्रॉस P लिखने से बाहर आ रहा है, और रियलिटी में जो डायरेक्शन आ रही है वो अंदर की तरफ ही आ रही है। यानी मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे P क्रॉस E लिखना चाहिए। इसलिए जो टॉर्क लिखा गया है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखा गया है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, अच्छा कुछ जगह आपको टॉर्क अलग तरीके से निकाला हुआ मिल सकता है, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि दोनों फोर्स जो है वो दोनों की वैल्यू बराबर है। तो आप एक काम करो, कोई सा भी एक फोर्स ले लो और उन दोनों के बीच की डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, यानी कोई भी एक फोर्स ले लो, जैसे क्यू ई फोर्स ले लिया और उनके बीच की जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो ये पूरी डिस्टेंस जो है वो डी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। तो वहाँ पे टॉर्क लिखा हुआ मिलेगा कि कोई भी एक फोर्स ले लो और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, यानी वो जाएगा क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। आ रही बात समझ में। तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस आपको ये अलग अलग टॉर्क नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो वो भी एक ठीक प्रोसेस है टॉर्क निकालने की, तो वो तो आपकी मर्जी है, कैसे भी निकाल सकते हो आप। मैंने दोनों फोर्स की वजह से अलग अलग टॉर्क निकाल लिया और देख लिया दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो दोनों टॉर्क को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो मैंने उस तरीके से सोल्व किया है, तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो P क्रॉस E आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस टॉर्क पर बेस कुछ न्यूमेरिकल, मतलब इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बन सकते हैं, यानी एक डाइपोल पे जो टॉर्क जनरेट होता है उस पर हमको कैसे कैसे न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है, वो अब हम सोल्व करते हैं। तो देखो मेरा पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बोला गया कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका मैग्नीट्यूड E है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड तो E है, और जो डाइपोल है उसके डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो P है। ठीक है, और ये बोला गया है कि इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 37 डिग्री का है, यानी जो ये डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो 37 डिग्री के एंगल पे रखा है। तो आपको पूछा गया है कि बताओ इस डाइपोल पे टॉर्क कितना आएगा। आगे बात समझ में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने अभी भी पढ़ा है कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है आपका P क्रॉस E, यानी टॉर्क जो होता है वो होता है P E साइन थीटा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो टॉर्क जो आएगा वो कितना जाएगा, P E इंटू साइन 37। साइन 37 जो होता है वो होता है 3/5, तो जो टॉर्क आ जाएगा वो आएगा 3/5 इंटू P E। आ रही बात समझ में। तो ये टॉर्क की वैल्यू हो गई।
तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक लेवल्स का न्यूमेरिकल था। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका। सो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 0 डिग्री, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। यानी मुझे ये बोला गया है कि एक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो इस टाइप से रखा है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट ऑप्शन है डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड ऑप्शन है डाइपोल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड लास्ट ऑप्शन इज डाइपोल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है और इक्विलिब्रियम में कब नहीं होती। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स और टॉर्क दोनों की वैल्यू 0 है, अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू और टॉर्क की वैल्यू अगर दोनों की वैल्यू 0 होती है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और अगर दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 0 नहीं हुई, जैसे फोर्स 0 नहीं हुआ या टॉर्क 0 नहीं हुआ या दोनों ही 0 नहीं हुए, तो उसका मतलब होता है बॉडी फिर अनइक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो अगर कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो फोर्स तो 0 हो गया। बात करते हैं टॉर्क की कि टॉर्क 0 है कि नहीं है। तो जो टॉर्क हमारे पास आया था वो टॉर्क आया था हमारे पास पी ई साइन थीटा, यही आया था हमारे पास टॉर्क। अब यहाँ पे जो मुझे थीटा दिया हुआ है, वो जो थीटा होता है वो पी और ई के बीच का एंगल होता है, वो यहाँ पे 0 डिग्री का दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री पुट करूंगा तो टॉर्क जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि उसमें फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो तो गलत है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में बोला गया कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, जबकि वो इक्विलिब्रियम में तो होगा, क्योंकि 0 डिग्री के एंगल पे टॉर्क 0 हो ही गया और फोर्स तो वैसे भी मुझे पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है। अब बात ये आती है कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है कि न्यूट्रल में है। अब इक्विलिब्रियम का टाइप कैसे चेक करते हैं ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है पहले भी, और ये आपने 11th में भी डिस्कस किया होगा वर्क पावर एनर्जी के टाइम पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी को उसकी पोजीशन से, यानी जिस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में था, अगर उस पोजीशन से मैं उसको अगर खिसका दूं और खिसकाने के बाद अगर मैं छोड़ दूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम में था, तो अगर मैं यहाँ से खिसक के नई पोजीशन पे आ जाऊँ और यहाँ पे मेरे को अगर छोड़ दूँ, तो छोड़ने के बाद अगर मैं वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाऊँ, यानी वापस से मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाऊँ, तब तो मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। समझाया था मैंने आपको। जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है, वो मान लो यहाँ पे रखी है और ये जो पोजीशन है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो अगर मैं इसको खिसका के नई पोजीशन पे ले जाऊँ, जैसे मान लो इसको न्यू पोजीशन पे ले गया और यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दूँ, तो अगर ये वापस आ रही है उसी पोजीशन पे जहाँ पे वो पहले थी, तब तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर छोड़ने के बाद ये दूर भाग जाए, जिस डायरेक्शन में खिसकाया है उस डायरेक्शन में खिसका के अगर छोड़ दूं, तो छोड़ने के बाद अगर वो उसी डायरेक्शन में भाग जाए, तो उसका मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से खिसका दिया जाए और नई जगह पर रख दिया जाए और छोड़ने के बाद वो कहीं पे भी ना जाए, ना तो वापस आए ना दूर भागे, तो उसका मतलब होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ये सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। तो चेक करते हैं कि अगर इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से खिसकाऊं तो अगर ये वापस आ रहा है तो स्टेबल हो गया, अगर दूर भाग जा रहा है तो अनस्टेबल हो गया, और खिसकाने के बाद ना तो पास आ रहा है मतलब वापस आ रहा है, ना ही दूर जा रहा है, तो उसका मतलब न्यूट्रल है। तो चेक करते हैं उसके साथ क्या हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, कैसे चेक करेंगे। देखो ये मेरा मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें मान लो ये डाइपोल रखा है माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, क्यों। अब ये डाइपोल जो रखा है वो कैसे रखा है, डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, लेकिन एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, यानी माइनस क्यू चार्ज ऐसे रखा होगा, प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा होगा, तभी तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी पी वेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इसका मतलब एंगल 0 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसकी पोजीशन से थोड़ा सा घुमाऊं, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया और ऐसे कर दिया, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया थीटा एंगल पे, अगर मैंने इसको घुमा दिया, तो अगर घुमाने के बाद अगर ये वापस से वहीं पे आ जाए जहाँ से इसको घुमाया है, यानी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो ये फिर स्टेबल में होगा। तो चेक करते हैं कि थोड़ा सा घुमाने के बाद अगर मैं इसको छोड़ूं, यानी थीटा एंगल पे घुमाने के बाद अगर मैं इसको छोड़ूं, तो क्या ये अपनी दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो जैसे ही मैं इसको थीटा एंगल पे घुमाऊंगा तो उसके अंदर एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और वो जो टॉर्क आएगा वो आएगा पी ई साइन थीटा, ये मैंने आपको भी पढ़ाया था, ठीक है। और जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी, देखो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई राइट में, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई लेफ्ट में, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो ये जो घुमाएगा इस डाइपोल को वो ऐसे घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये वाला जो फोर्स है वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा,
यानी ओवरऑल जो ये डाइपोल है पूरा का पूरा क्लॉकवाइज घूम जाएगा। यानी जैसे ही मैं इसको थीटा एंगल पे इसको अगर मैं थीटा एंगल पे ले जाके छोड़ूंगा तो ये पूरा का पूरा डाइपोल क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी दोबारा से छोड़ते कहाँ पे आएगा, दोबारा से छोड़ते ये नीचे की तरफ घूमेगा। यानी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हो गया दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा, ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा घूम के जहाँ से इसको थीटा एंगल पे ले जाया गया था। यानी अगर मैं इसको थीटा एंगल पे ले जाऊं और थीटा एंगल पे ले जाने के बाद अगर मैं इसको छोड़ दूं तो उसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये टॉर्क दोबारा से इसको कहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, ये टॉर्क दोबारा से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, यानी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो, तो उस पोजीशन पे जो हमारा डाइपोल होता है वो कौन सी इक्विलिब्रियम में होता है, वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। क्योंकि जैसे ही मैं इस पोजीशन से इसको खिसका रहा हूँ थीटा एंगल पे और थीटा एंगल पे ले जाके छोड़ रहा हूँ तो उस पर टॉर्क आ जाएगा, वो टॉर्क आएगा पी ई साइन थीटा, और वो टॉर्क इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। यानी इसको वापस से वहीं पे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ से इसको मैंने घुमाया था, यानी दोबारा से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर ये यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये इस पोजीशन पे एसएचएम भी कर सकता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉडी एसएचएम तब करती है जब उसकी जो मीन पोजीशन है या जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बॉडी की, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होनी चाहिए। अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर वो एसएचएम भी नहीं करेगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो अगर उस डाइपोल को हल्का सा खिसका के छोड़ दिया जाए, यानी अगर इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो फिर वो एसएचएम भी करेगा। अब वो एसएचएम कैसे करेगा उस पर भी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एंगल पी और ई के बीच का एंगल 0 डिग्री का होता है तो वो डाइपोल हमारा उस पोजीशन पे क्या कर सकता है, एसएचएम कर सकता है। क्योंकि इस पोजीशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम आया है वो कैसे आया है, स्टेबल आया है। इसका डिस्कशन अभी अपन करेंगे एसएचएम के बारे में। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा ऑप्शन जो है वो यही है, सब कुछ यही है, लेकिन अगर मुझे ये बोले कि एंगल जो है वो 180 है तो क्या होगा। यानी अगर मेरा पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 180 हुआ तो डाइपोल जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो स्टेबल में होगा, अनस्टेबल में होगा, या न्यूट्रल में होगा, या फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अगर मान लो मुझे एंगल 180 डिग्री दे दिया जाए और यही चारों ऑप्शन मुझे दे दिए जाए और दोबारा से मुझे यही पूछा जाए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो देखो कैसे चेक करेंगे। तो अगर एंगल मेरा 180 का होगा तो क्या होगा, देखो पहली बात तो फोर्स तो 0 आने वाला है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स 0 लगता है। बात करें अगर यहाँ पे टॉर्क की, तो टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री का हो गया, इसका मतलब टॉर्क भी 0 हो गया। तो टॉर्क भी 0 हो गया, फोर्स भी 0 हो गया, इसका मतलब ये तो है कि इक्विलिब्रियम में तो होगा। तो लास्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करते हैं कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, तो वो चेक करते हैं। देखो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा। देखो मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मान लो कोई डाइपोल रखा है, तो डाइपोल अब की बार कैसे रखा है, एंगल 180 डिग्री का है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है। ऐसा क्यों बोला मैंने नेगेटिव चार्ज इधर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किधर से ले लिया, क्योंकि अब की बार एंगल 180 डिग्री का है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये वाली होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये वाली होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अरे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप से ये रखा है, तो इस पोजीशन पे एंगल 180 डिग्री का आ गया। अब इस पोजीशन में टॉर्क तो 0 है, फोर्स भी 0 है, यानी इक्विलिब्रियम में तो है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है वो कैसे चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो मान लो मैंने इसको थोड़ा सा थीटा एंगल पे घुमा दिया और थीटा एंगल पे घुमा दिया तो प्लस चार्ज तो यहाँ पे आ गया, माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब थीटा एंगल पे अगर मैं इसको घुमा दिया और अगर मैं यहाँ से घुमा के छोड़ूँ तो चेक करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको घुमा के छोड़ रहा हूँ तो इस पर क्यू ई फोर्स जो लगेगा वो तो राइट में लगेगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस पर फोर्स लेफ्ट में लगेगा, इस पर फोर्स राइट में लगेगा। तो ये जो डाइपोल है, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये वाला जो फोर्स है वो भी इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि जो पूरा का पूरा डाइपोल है वो ऐसे घूम जाएगा। तो अगर मैं इसको थीटा एंगल घुमा के छोड़ रहा हूँ, यानी इसको ऐसे ले जाके छोड़ दूँ, तो ये मेरा वापस ऐसे नहीं आ रहा। अगर ये वापस ऐसे कैसे आ जाता, जैसे मैंने ऐसे छोड़ा था, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे छोड़ा, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा के अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये वापस ऐसे नहीं आ रहा, ये उल्टा यहाँ पे छोड़ने के बाद उल्टा घूम ही जाएगा, घूम के पूरा ही उल्टा हो गया। यानी जिस पोजीशन पे ले जाके मैंने इसको छोड़ा है वहाँ से ये वापस वैसे के वैसे नहीं आ रहा जैसे ये पहले था, जबकि ये आपका छोड़ने के बाद उल्टा ही घूम गया। तो अगर ये पूरा का पूरा उल्टा ही घूम जा रहा है, इसका मतलब ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि अगर मैं इसको थीटा एंगल ऊपर ले जाने के बाद छोड़ता
तो अगर ये वापस ऐसे कैसे घूम जाता, ऐसे कैसे, जैसे यहाँ पे था पहले, ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे था, इसको थीटा एंगल घुमाया, अगर छोड़ने के बाद ये ऐसे कैसे आ जाता तब तो ये स्टेबल हो जाता, लेकिन छोड़ने के बाद ये पूरा उल्टा ही चला गया, दूर ही चला गया। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री का हुआ तो जो इक्विलिब्रियम होगा डाइपोल का वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ आपसे, वो क्वेश्चन ये है, अगर मेरे को ये बोला जाए कि एक डाइपोल जो है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो एसएचएम कब करेगा? तो आपको बोल दे कि जब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, जब P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, जब P और E के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो, और लास्ट ऑप्शन है वो कभी भी एसएचएम नहीं करेगा। तो इस केस में जो मेरा आंसर होगा वो होगा कि जब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री का होगा तो उस केस में मेरा जो डाइपोल है वो क्या कर सकता है? वो आपका एसएचएम करेगा। आगे बात समझ में? क्योंकि 180 डिग्री वाले केस में इक्विलिब्रियम में तो आ रहा है लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरा डाइपोल क्या नहीं करेगा? एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और वो मेरा 0 डिग्री के केस में आया था। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि 0 डिग्री पे तो कौन सा इक्विलिब्रियम है और 180 डिग्री पे कौन सा इक्विलिब्रियम है। ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट या जेईई में पूछा जा सकता है कि कोई भी डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, तो उसका आंसर होगा जब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। और कोई भी डाइपोल जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री का होता है। कोई भी डाइपोल एसएचएम कब करेगा? जब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री का होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर ही स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। मैं बढ़ता हूँ आगे, देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो क्या है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया है कि मेरे पास एक रोड है जिसका मास कैपिटल M है और उसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L है, ठीक है, और उस रोड के दोनों एंड पे दो चार्ज चिपके हुए हैं, एक चार्ज तो -q है, एक चार्ज +q है, और दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है वो स्मॉल m है, ठीक है। और ये जो रोड रखी है वो आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है जिसका मैग्नीट्यूड E है। आ रही बात समझ में? यानी कि मेरे पास एक रोड है जिसका मास कैपिटल M है, उसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L है, इसके दोनों एंड्स पे दो चार्ज चिपके हुए हैं, एक चार्ज -q है, एक चार्ज +q है, दोनों चार्जेस का मास स्मॉल m है, और इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। डायग्राम में जरा शो किया गया है उस पोजीशन में। अब क्वेश्चन मुझे क्या पूछा गया है वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मुझे ये बोला गया है कि अगर इस रोड को इसकी पोजीशन से स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करके छोड़ दिया जाए, ये जो थीटा वो इसका आपका स्मॉल एंगल है, तो अगर इसको इसकी पोजीशन से स्मॉल एंगल थीटा से घुमा के छोड़ दिया जाए तो छोड़ने के बाद क्या ये रोड जो है वो एसएचएम करेगी? तो अगर ये एसएचएम करेगी तो उसका फिर टाइम पीरियड क्या होगा? आ रही बात समझ में? तो हमको ये बताना है कि अगर इसको स्मॉल एंगल थीटा रोटेट कर दिया जाए तो छोड़ने के बाद ये एसएचएम करेगी कि नहीं करेगी, पहले तो हमको ये बताना है। और अगर ये एसएचएम करेगी तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, फिर हमको ये कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 11th का एसएचएम आना चाहिए। अगर आपको 11th क्लास का एसएचएम नहीं आता तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो देखो कैसे सोल्व होगा ये। पहले तो अपन को ये चेक करते हैं कि ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। तो कोई भी बॉडी एसएचएम तब करती है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने आपको बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री का हो। अब इस क्वेश्चन में देखो जो P वेक्टर होगा यानी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी इस पर्टिकुलर केस में जिस पोजीशन में ये रोड रखी है उस पोजीशन में P और E के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, यानी ये जो रोड रखी है वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी है। इसका मतलब यहाँ पे एसएचएम तो होगा। अगर एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो तो टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने ये 11th क्लास में पढ़ रखा है एसएचएम के अंदर। तो हम सबसे पहले टॉर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? टॉर्क जो आएगा, अब यहाँ पे जो है डाइपोल को अगर थीटा एंगल पे घुमा दिया तो थीटा एंगल पे अगर घुमा दिया जाए तो टॉर्क जो आता है वो आता है आपके पास PE sin थीटा। आ रही बात समझ में? लेकिन इस टॉर्क के आगे मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में घुमाया गया है, यानी थीटा की जो डायरेक्शन है वो तो है बाहर की तरफ। जिस डायरेक्शन में घुमाया गया है यानी थीटा जो है उसकी डायरेक्शन तो कहाँ पे है? बाहर की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? बाहर की तरफ। और जो यहाँ पे टॉर्क आने वाला है, अगर मैं इसको थीटा एंगल घुमाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो जो टॉर्क आएगा वो आपका ऐसे घुमाएगा इस डाइपोल को, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी? अंदर। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन तो बाहर है, टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है? अंदर है। तो थीटा और टॉर्क की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया है। आ रही बात समझ में? और आप ऐसे भी समझ सकते हो
नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि टॉर्क जो है वो दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है इस बॉडी को। तो जैसे ही मैं इसको थीटा एंगल पे घुमा के छोड़ूंगा तो टॉर्क जो है उसको दोबारा से वहीं पे लेके आएगा जहाँ पे ये पहले रखी थी। तो ये इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। तो नेगेटिव का मतलब ये यहाँ पे दो चीज़ हो गई, एक तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे आपकी अंदर की तरफ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी थीटा और टॉर्क जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टॉर्क इसको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। ठीक है, अगर मेरा थीटा स्मॉल है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, अगर थीटा स्मॉल है तो टॉर्क हो जाएगा माइनस का पी ई इंटू थीटा, क्योंकि अगर थीटा स्मॉल होता है तो जो हमारा साइन थीटा होता है वो लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। ये जो आई होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट? जो टॉर्क हम निकालते हैं उसमें जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके अलावा जो टर्म बचती है, जैसे थीटा के अलावा यहाँ पे जो टर्म बची है वो कौन सी बची है? पीई। तो ये जो थीटा के अलावा जो भी वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं क्या है यहाँ पे? सी। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। ठीक है, और आई जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे सी तो आ गया पी इंटू ई, और आई कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो आई कितना होगा, ये जो आपका रोड है वो कहाँ से घूमेगी? सीधी सीधी बात है, ये रोड जो है वो बिल्कुल मिड पॉइंट से घूमेगी, यानी इसके सेंटर ऑफ मास से घूमेगी। तो रोड का खुद का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो खुद का तो कितना हो जाएगा? खुद का तो हो जाएगा कैपिटल एम एल स्क्वायर बटे 12, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास से घूम रही है। तो रोड का खुद का तो हो गया एम एल स्क्वायर बटे 12। दोनों चार्जेस का कितना हो जाएगा? तो दोनों चार्जेस की सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो L/2 हो जाएगी। तो दोनों चार्जेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो जो टोटल एल हो जाएगा आई हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, वो मिला के हो जाएगा आपके पास कितना? एम एल स्क्वायर बाई 2। आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास आ गया कैपिटल आई। और सी मुझे पता ही है, सी जो है वो यहाँ पे है पी इंटू ई। मैं सी को ऐसे भी बोल सकता हूँ क्यू इंटू एल इंटू ई, क्योंकि पी जो होता है वो होता है चार्ज इंटू उनके बीच का सेपरेशन। तो चार्ज जो है वो क्यू है और सेपरेशन जो है वो कितना है? एल है। तो मैं पी को बोल सकता हूँ क्यू इंटू एल। तो ये जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इंटू एल इंटू ई। तो अगर अब मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई, यानी कैपिटल एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर बटे 2 डिवाइडेड बाई सी। तो सी का मतलब या तो पी ई बोल दो या बोल दो आप क्यू एल ई, जैसी आपकी मर्जी है। मैं पी ई लिख के छोड़ रहा हूँ। तो ये मेरा फाइनल क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया है कि अगर इस पोजीशन से इसको थीटा एंगल घुमा के छोड़ दिया जाए और थीटा अगर स्मॉल हो तो ये एस्टम करेगा, और वो जो एस्टम करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट कैपिटल एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर बटे 2 डिवाइडेड बाई पी ई, क्योंकि जो सी आया है वो पी ई आया है। अगर हमको ऑप्शन में पी ई नहीं लिख रखा तो हम बोल देंगे इसको क्यू इंटू एल इंटू ई। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इक्वेशन मैंने कैसे सॉल्व किया है। अगर इस क्वेश्चन में मुझे ये बोलता कि ये जो चार्ज है इसमें ये जो रोड है ये रोड मासलेस है, तो अगर ये रोड मासलेस होती तो हमारा क्या होता? रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, यानी ये एम एल स्क्वायर बटे 12 की वैल्यू ये जो है वो 0 हो जाता। तो उस केस में मेरा जो आंसर होता वो होता 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई पी ई। तो सिर्फ उस केस में यही आंसर होता। तो देख लेना मुझे क्या बोला गया है, मुझे क्या रोड दी गई है या मासलेस रोड दी गई है, तो उस बेसिस पे हमारे आंसर पे फर्क पड़ जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि एक रोड है, रोड का मास वही कैपिटल एम है और उसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। ठीक है, और इस रोड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है थीटा एंगल पे, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है। और वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका ई। ठीक है, तो एक कैपिटल एम मास और कैपिटल एल लेंथ की रोड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में थीटा एंगल पे रखा गया है, और इस रोड के दोनों एंड पे दो चार्ज चिपके हुए हैं। एक चार्ज तो है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, और इनकी जो मास है वो स्मॉल एम है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो दोनों चार्ज के मास स्मॉल एम है, और दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो एक की तो है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। आपको ये बोला गया है कि अगर इसको इस थीटा एंगल पे छोड़ दिया जाए, इस रोड को, यानी जो पोजीशन मैंने शो की गई है, अगर इस पोजीशन पे इसको छोड़ दिया जाए तो इस पोजीशन पे छोड़ने के तुरंत बाद इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा। यानी इस रोड को ऐसे थीटा एंगल पे रख रखा है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा
तो ये कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या होगी आपकी, रोटेट होगी। यानी आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। 11th का मैकेनिक्स थोड़ा सा काम आएगा यहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि टॉर्क जो होता है वो आई अल्फा के बराबर होता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। और हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली है कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हो तो उस पर टॉर्क कितना आता है। तो टॉर्क जो आता है वो आता है पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो आपके पास आई अल्फा हो जाएगा। तो पी ई साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो आई। अब यहाँ पे आई किस किस का होगा, एक तो दोनों चार्जेस का, क्योंकि दोनों चार्जेस के पास मास है, और एक खुद रोड का होगा। ये रोड जो बिल्कुल मिड पॉइंट से घूमेगी यहाँ पे, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी इसके। तो रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो होगा कैपिटल एम एल स्क्वायर बटे 12, और दोनों चार्जेस का कितना होगा, वो होगा एम एल बाई 2 का स्क्वायर प्लस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एल्फा। आ रही बात समझ मैंने क्या किया है, क्योंकि रोड का तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बटे 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और चार्ज का कितना होगा, वो हो जाएगा, इसका मास एम है और सेंटर ऑफ मास है डिस्टेंस एल बाई 2 है, तो इस चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल बाई 2 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा एम एल बाई 2 का स्क्वायर। तो ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो पी ई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर बटे 2 इंटू एल्फा, क्योंकि ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर बाई 2। तो ये मेरा एल्फा होगा रेडियन पर सेकेंड में। अब मैंने यहाँ पे बिना डेटा के सोल्व किया है। आपको क्वेश्चन डेटा दे सकता है, ई की कुछ वैल्यू दे सकता है, चार्ज की वैल्यू कुछ दे सकता है, मास की कुछ वैल्यू दे देगा, कैपिटल एम की कुछ वैल्यू दे देगा। तो अगर इन सब की कुछ वैल्यू दे दी जाए तो अल्फा की भी कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी है, मैंने सिंपल सिंबल दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डाइपोल मोमेंट पी है, मास एम है। तो मेरा आंसर जो है वो इस फॉर्म में आ गया है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें अगर कोई डाइपोल रखा हो तो उस डाइपोल पे कितना टॉर्क आता है, तो वो टॉर्क पी ई साइन थीटा होता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये याद रखनी है कि डाइपोल जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है अगर पी और ई के बीच का एंगल 0 डिग्री का हो, और अनस्टेबल होता है आपका अगर पी और ई के बीच का एंगल 180 हो। तो जो एसटीएम होगा वो तभी होगा जब पी और ई के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अब उस एसटीएम का टाइम पीरियड कितना होगा वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। और एक मैंने क्वेश्चन ये भी बताया आपको कि अगर एक डाइपोल को थीटा एंगल पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो छोड़ने के तुरंत बाद उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। सो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि डाइपोल की वजह से टॉर्क क्या होता है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमारे को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका काफ़ी लोग जो है वो पहले से वेट कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका वीडियो आप अपलोड करोगे। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही होगा। तो आपका जो आप इंतजार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो आपका इंतजार पूरा ख़त्म हो गया है। एक्चुअली कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि सर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, डाइपोल क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो देखो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बहुत लेंदी चैप्टर है। ये चैप्टर कोई छोटा चैप्टर नहीं है भाई, ये आपके 12th का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कवर करता है। आ रही बात समझ में। इसलिए आपने देखा हो जो आपकी आरबीएससी की बुक है, तो आरबीएससी की बुक में तो स्पेशली इसको 3 चैप्टर में तोड़ के दिया गया है। यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर मिला के आपका पूरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, ऐसे जब आप एचसी वर्मा देखोगे तो एचसी वर्मा में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर में दिया हुआ है। फील्ड को और फोर्स को अलग दिया हुआ है, और उसके आगे पोटेंशियल जो है चैप्टर उसको अलग से शो कर रखा है। आ रही है बात समझ में। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको काफ़ी टाइम तक पढ़ाया जाता है। इसमें वीडियोस भी काफ़ी सारे अपलोड होंगे। ठीक है, लेकिन हम आप ये मान के चलो कि करीब करीब हमने इसका 60 to 70% पढ़ लिया है। अब हमको एक तो फ्लक्स पढ़ना है, और फ्लक्स की कुछ एप्लीकेशंस पढ़नी है, यानी गॉस लॉ पढ़ना है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़नी है, फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी होगी। बस इसके अलावा फिर कुछ खास बचता नहीं है इसके अंदर। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है।